सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एकांकी के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे जीवनी के बारे में, आत्मकथा के बारे में, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं एकांकी क्या होता है। और पिछली क्लास अगर आपने नहीं की दोस्तों तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें मैंने कहानी के बारे में बताया है। इसके अलावा आप लोगों को उसमें मैंने निबंध के बारे में बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सारे क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको सारे विषयों की नोट्स चाहिए, यहाँ पर सारे 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट को डाउनलोड कर लीजिए। और जब ये पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं अपना जो ऑफिशियल नंबर है टारगेट यूपी टेट सीटेट का, वो मोबाइल नंबर दे दूंगी मैं। तो उस पर कोई भी इंक्वायरी आपको लेनी होगी तो आप वहां पर जाकर के ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एकांकी क्या होता है। तो नाटक की एक महत्वपूर्ण विधा एकांकी है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में हो जाती है। उस घटना के चरम क्षणों को मूर्त करते हुए कर दी जाती है। यानी कि किसी एक घटना के बारे में पर्टिकुलर, जैसे अब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई थी। जैसे कि मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके अलावा दोस्तों बारदोली सत्याग्रह हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, बहुत सारे छोटे छोटे आंदोलन हुए थे। तो अगर पर्टिकुलर किसी एक आंदोलन की बात करके हम उसमें किस तरीके से, कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कैसे औरतों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, एक एक घटना, उसमें एक घटना का पूरा हम मानवीय चित्रण करते हैं। यानी कि एक एक चीज के बारे में, उस घटना के हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो इस तरीके से ये एकांकी होती है, ठीक है। सिर्फ एक घटना के बारे में हम बात करेंगे तो वही होगी एकांकी। एकांकी संक्षिप्त तथा एक अंक वाली नाट्य रचना होती है जिसमें जीवन की किसी एक पक्ष या घटना का चित्रण किया जाता है। अब यहाँ पर है यात्रा वृतांत। जैसे कि हम कहीं टूर पर गए हैं, घूमने गए हैं, तो वहां पर हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ हम घूमे, कौन कौन सी नदियां, कौन कौन सी झील, कौन कौन से पहाड़ हमने देखे, कैसे लोगों से हम वहां के, किस तरीके से वहां के स्थानीय लोगों से हम मिले, और वहां पर किस तरीके के कपड़े मिलते हैं जो हमने खरीदे। तो जैसे कोई जाता है, ट्रेवल ब्लॉग लोग बनाते हैं, आपने देखा होगा कि कहीं घूमने जाते हैं, तो सेम वही यात्रा वृतांत है। यानी कि उस यात्रा में हमने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या खाया, कैसे कैसे घूमे, कहाँ ठहरे, वो हम लिख करके जब उसको हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वही होता है यात्रा वृतांत। तो मनुष्य का चाहे बचपन हो या युवावस्था, उसकी प्रवृत्ति सदैव ही घुमकड़ी रही है। इस भ्रमण में जो भी विचार या पात्र लेखक के संपर्क में आते हैं वे उसके मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं। वह उन विचारों को जब लिपिबद्ध करते हैं तब वहीं से यात्रा साहित्य का जन्म होता है। यात्रा वृतांत लिखने वाले लेखक को वहां के नगर, मोहल्लों, रीति रिवाजों, धार्मिक प्रवृत्तियों एवं उसकी ऐतिहासिकता का वर्णन पूरी दक्षता से करना होता है। तो इस तरीके से यात्रा वृतांत में क्या क्या होता है यहाँ पर आपने समझ लीजिए। आप मान लीजिए कोई किसी यात्रा पर आप गए हो, कहीं घूमने गए हो, तो वहां पर बहुत पुरानी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो उन ऐतिहासिक इमारतों के बारे में भी आप जरूर जिक्र करेंगे। किस धर्म से वो जुड़े हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर लोगों की आस्था है, तो इन सब के बारे में भी आप जरूर लिखेंगे। तो यही होता है यात्रा वृतांत, ठीक है। यानी कि जो लेखक है वो जहां घूमने गया है, वहां के नगर, वहां के मोहल्ले, वहां के लोग किस तरीके के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, किस प्रकार से किस धर्म को मानते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं यात्रा वृतांत में। अब इसके बाद है जीवनी। जीवनी क्या होती है दोस्तों? देखिए, जीवनी जिस रचना में किसी विशेष व्यक्ति का प्रमाणिक और विश्लेषणात्मक जीवन वृत्त रहता है उसे हम जीवनी कहते हैं। जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उनके क्रियाकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता और औपचारिकता तथा गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। यानी कि जो जीवनी होती है उसको कोई खुद नहीं लिखता। जैसे अगर हम अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं तो वो हो जाती है आत्मकथा। लेकिन आत्मकथा के बारे में अभी मैं आगे आपको इसमें बताने वाली हूँ इस क्लास में। लेकिन यहाँ पर पहले जीवनी, तो जीवन के बारे में आप पहले समझ लीजिए जीवनी क्या है। तो देखिए, जीवनी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में पूरा लिख रहा है, उसके जीवन के बारे में, वो किस प्रकार से किस तरीके से वह व्यक्ति आगे चल करके इतना
कैसे महापुरुष बन गए, कैसे विख्यात बन गए, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कहाँ से स्कूलिंग की, यानी कि कहाँ से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली, कहाँ से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ली, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या काम किए लोगों की भलाई के लिए, और भी बहुत सारी चीजें। तो इस तरीके से हम जीवनी में किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, क्रियाकलापों के बारे में, घटना उसके जीवन में कौन-कौन सी घटनाएं घटी उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है, देखिए, जब कोई लेखक वीर पूजा की भावना से प्रेरित होकर किसी महान व्यक्ति की, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, जीवन कथा लिख रहे हो, तो वह जीवन, जैसे कि कोई नेता रहा हो, बहुत अच्छा लोकप्रिय नेता, कोई अभिनेता या अभिनेत्री रही हो, उनके जीवन के बारे में लिखना, ठीक है, किसी लेखक के जीवन के बारे में लिखना, किसी शिक्षक के जीवन के बारे में लिखना, किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री के जीवन के बारे में लिखना कि उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष किया, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने, और उन्होंने देश के लिए क्या किया। ये सारी चीजें आती हैं जीवनी में, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आत्मकथा पर आते हैं हम। तो आत्मकथा का मतलब ये होता है कि खुद से अपनी कथा कहना, यानी कि खुद से अपनी कहानी कहना। तो आत्मकथा के माध्यम से व्यक्ति तत्कालीन समय और सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं को रखकर अपनी भाषा, कर्म, अपने विचारों और व्यक्तित्व की गहन और पारदर्शी पड़ताल करने की रचनात्मक कोशिश करता है। आत्मकथा दूसरों के साथ अपने जीवन प्रसंगों को साझा करता है। आत्मकथा साहित्य की एक बेहद जटिल और उससे कहीं ज्यादा जोखिम भरी विधा है। जोखिम इसलिए कि आत्म में हमें हमेशा स्वयं से एक तार्किक दूरी पर खड़ा होना होता है। इसके लिए धैर्य और संयम बरतना आवश्यक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऑटोबायोग्राफी का अर्थ लेखक की अपने जीवन की स्वयं लिखी कहानी के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताया है कि जीवनी और आत्मकथा में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जीवनी और आत्मकथा में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहला है कि जब किसी विशेष के जीवन पर दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे हम जीवनी कहते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी कि किसी व्यक्ति के बारे में, किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी अभिनेत्री, किसी शिक्षक, किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में अगर कोई लिख रहा है तो वह उसकी जीवनी बता रहा है, जबकि आत्मकथा वो व्यक्ति जिसकी वह कथा है वो खुद लिख रहा है। तो जबकि आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है। यानी कि जैसे आज पूरा दिन हम स्कूल गए, स्कूल से आए, फिर हमने क्या क्या किया, इस प्रकार से कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई अभिनेत्री है, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या कर रहा है, किस तरीके के लोगों से मिल रहा है, कहाँ वो जा रहा है, उसको अपनी एक डायरी में लिखता जाता है। तो वो उसकी एक तरीके से आत्मकथा ही बन रही होती है, ठीक है। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है, यानी कि जिसकी कथा होती है वही लिखता है। जीवनी लेखक के स्वयं के जीवन से जुड़ी हो ये आवश्यक नहीं है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन करता है। क्योंकि किसी दूसरे के जीवन के बारे में आप लिख रहे हो, तो अगर आप उस व्यक्ति के जीवन के बारे में आप उससे बहुत क्लोज हो तो भी आप 80% से ज्यादा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जान पाओगे कि 24 घंटे में वो क्या क्या करता था। तो जो जीवनी होती है, ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल एकदम सटीक जैसे लेखक ने लिख दिया है किसी व्यक्ति के बारे में वो सेम वैसा ही हो, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले जैसे वीर गाथा काल जो था, इसमें वीरों के बारे में खूब बड़ी बड़ी बातें लिखी होती थी, जबकि रियलिटी में वैसा होना ही संभव नहीं है। तो इस तरीके से, क्योंकि वहां पर राजा महाराजा लोगों को खुश करना होता था लेखकों को, तो उनके जीवन के बारे में इस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके लिख देते थे। तो जीवनी में दोस्तों सारी चीजें सच्ची नहीं होती है, लेकिन जो आत्मकथा होती है वो व्यक्ति खुद लिखता है, तो अपने जीवन के अनुभवों को, घटनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन करते हुए लिखता है। तो इसमें कोई चीज झूठ नहीं होती है। फिर है जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है, जबकि आत्मकथा आत्मनिष्ठ या आत्मिक होती है। जीवनी लेखन की शैली वर्णनात्मक होती है, आत्मकथा लेखन की शैली अभिव्यंजनात्मक होती है, ठीक है। तो किसी के जीवन के बारे में हम लिखेंगे तो एक तरीके से वह वर्णन करना ही हुआ, लेकिन जब हम अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो हमारे अंदर की जो व्यथा होती है, जो हमारे अंदर की भावनाएं होती हैं, वो भी उसमें झलकती हैं। फिर है जीवनी में लेखक दूसरे के बारे में लिखता है, इसलिए आशंका बनी रहती है, अथवा आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है, इसलिए विश्वसनीय होती है। जैसा मैंने कहा कि जो जीवनी होती है ये कोई और व्यक्ति किसी और व्यक्ति के बारे में लिख रहा है, तो पूरी चीजें सच्ची होना असंभव है, इसीलिए एक डाउट होता है, आशंका होती है, ठीक है, कंफ्यूजन भी कह सकते हैं हम। लेकिन
जो आत्मकथा होती है ये पूरी तरीके से विश्वसनीय होती है, क्योंकि कोई अपने जीवन के बारे में झूठ लिख करके नहीं जाएगा इस दुनिया से, ठीक है। तो इसलिए ये आत्मकथा जो होती है इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अब पत्र लेखन के बारे में आते हैं हम। तो पत्र आप लोगों को पता ही है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर पत्र लेखन की बात आती है, सबसे पहले हमें स्कूल का एप्लीकेशन याद आता है, जो हम प्रिंसिपल को लिखा करते थे छुट्टी लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, बस वही चीज आपको दिमाग में रखना है कि जो पत्र है ये क्या है, एक तरीके से लेखन कला है, सबको अच्छे से नहीं आता है। पत्र लेखन एक कला है, साथ ही पत्र मनुष्य के विचारों को संप्रेषित करता है। पत्र एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। पत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या, अनुभव, प्रसन्नता, सूचना आदि से अन्य को अवगत करा सकता है। पत्र लेखन का व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में महत्व है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको अपनी फ्रेंड को कोई चीज कहनी है, अपने दोस्त को कुछ कहना है, आप नहीं कह पा रहे हो, लेकिन आप वही चीज मैसेज में बहुत आसानी से आप लिख करके उसको बता देते हो। तो आज के टाइम पर ये जो पत्र है, लेटर है, इसकी जगह किसने ले लिया है? मैसेज ने ले लिया है। सेम वही काम आप कर रहे हो, जहां पत्र को हम लिखते थे, लिफाफे में डालते थे, फिर इसको पोस्ट करते थे, फिर ये किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता था जिसको हमें देना होता था। लेकिन आज क्या है, हमारी उंगलियों से ही सारे काम, हमारे अंगूठे से ही सारे काम हो रहे हैं, हम टाइप भी कर रहे हैं और हम तुरंत उस व्यक्ति तक भेज भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तरीके से हमारे मन के भावों को, विचारों को प्रकट करने का एक साधन है और एक कला है। किसी किसी को बहुत अच्छा लिखने आता है, वह अपने मन के भावों को, विचारों को बहुत अच्छे से लिख करके पेश कर पाता है, उतने अच्छे से वो व्यक्ति बता नहीं पाता मुख से। तो क्या है ये? पत्र लेखन एक कला है। अब पत्र लेखन के प्रकार की अगर बात करें तो 2 प्रकार का होता है दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मुख्य रूप से जो हम स्कूलों में एप्लीकेशन लिखते थे, या किसी बुक के पब्लिशर को लिखना है, या आपको, अगर आप अपने परिवार में अपने प्रियजनों को किसी को पत्र लिख रहे हो तो ये अनौपचारिक होता है, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है, क्योंकि आपके खुद के प्रियजन होते हैं। आपको दोस्त को लेटर लिखना है, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, किसी को भी, अपने किसी रिश्तेदार को, तो ये सब अनौपचारिक होते हैं, ठीक है। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं, इसमें हम एक तरीके से यहाँ पर हम, जैसे कि प्रधानाध्यापक को हमने लिखा छुट्टी के लिए, ठीक है, नगर निगम अधिकारी को लिखना हुआ, किसी कर्मचारी को लिखना हुआ, अगर नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना हुआ, तो ये सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्रार्थना पत्र औपचारिक होते हैं। ये पत्र प्रार्थी द्वारा किसी कार्य के संपादन हेतु अन्य उच्च अधिकारी हेतु लिखे जाते हैं। इन्हें कार्यालयीन पत्र भी कहते हैं। जैसे छात्र द्वारा शिक्षक या प्रधानाचार्य को लिखा गया एप्लीकेशन, सामान्य जन द्वारा नगर निगम अधिकारी हेतु लिखा गया पत्र, किसी कर्मचारी द्वारा लिखा गया पत्र, किसी अधिकारी को ये पत्र लिखे जा सकते हैं, ठीक है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए प्रधानाध्यापक को हम लिख रहे हैं छुट्टी के लिए, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, यहाँ पर श्रीमान कर लीजिए दोस्तों, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, इस तरीके से अपना जो भी आपकी सिटी है, फिर श्रीमान जी या महोदय या महोदया लिख सकते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ, कल रात से मुझे बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने वायरल फीवर बताया है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे दिनांक इतने से, जब आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो उस हिसाब से यहाँ पर आप अपना डेट लिख सकते हैं। जैसे कि आज है 17/9/2023, तो 17/9/2023 मान लीजिए, यहाँ पर आज तो संडे ही है, तो यहाँ पर हम 18 से मान लेते हैं, तो 18/9/2023 से लेकर के 20/9/2023, या फिर अगर एक हफ्ते की बात करेंगे तो 18/9/2023 से लेकर के 25/9/2023 तक एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, ठीक है। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसके बाद अपना नाम, फिर अपनी कक्षा का नाम, फिर डेट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर एप्लीकेशन, या इस तरीके से जो हम लेटर लिखते हैं, कुछ इस तरीके से ही लेटर भी लिखते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें औपचारिक पत्र की। अब यहाँ पर अनौपचारिक पत्र की हम बात कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं, इनमें निकटता का भाव होता है। ये पत्र मित्रों, संबंधियों, परिवार के सदस्यों के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों के माध्यम से खुशी की सूचना, दुख की सूचना, पारिवारिक आयोजन में निमंत्रण, जन्मदिन की बधाई या सामान्य औपचारिक रूप से हाल चाल पूछना आदि कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा में प्रथम आने की सूचना हम पिताजी को पत्र के माध्यम से दे रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, दूर पढ़ता है घर से, तो वह क्लास में फर्स्ट आया है,
तो वह अपने पिताजी को कैसे पत्र लिखता है। तो कैसे पत्र लिखता है, यहाँ पर आप देखिए, आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। यहाँ पर हम सभी लोग कुशलता पूर्वक हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल पूर्वक होंगे। पिताजी, नवंबर में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं थी। मैंने सभी विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। गणित, हिंदी, कंप्यूटर तथा विज्ञान में तो मैंने विशेष योग्यता प्राप्त की थी। पिताजी, मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा, जिससे मेरी प्रधानाचार्य तथा अध्यापिकाओं ने मेरी बहुत प्रशंसा की। मेरे सभी सहपाठियों ने भी मुझे प्रथम आने के लिए बधाई दी। आशा है कि आप तथा परिवार के सभी सदस्य मेरी इस सफलता पर बहुत प्रसन्न होंगे। अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ। माता जी को चरण स्पर्श करिएगा। शेष शुभ, आपका आज्ञाकारी पुत्र। दिनांक। इस तरीके से होता है अनौपचारिक पत्र। दोस्तों, इस तरीके से यहाँ आज आप लोगों ने पूरा एकांकी के बारे में पढ़ा, जीवनी के बारे में पढ़ा, आत्मकथा के बारे में पढ़ा, पत्र लेखन के बारे में पढ़ा, किस तरीके से किसको कहाँ पत्र लिखना होता है तो हम किसका यूज करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को दे रही हूँ चैनल का, आप लोग कॉन्टेक्ट करके 8 के 8 विषयों के नोट्स या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, सारे विषयों के मास्टर क्लास प्राप्त कर सकते हैं, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको पूरा कंप्लीट राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं नंबर दे रही हूँ, मोबाइल नंबर हमारा ऑफिशियल 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज को कैसे परचेज करना है ऐप में आसानी से आप पता लगा सकते हैं दोस्तों। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और यूट्यूब पर भी सारी क्लासेस हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। जहाँ कहीं कोई भी डाउट आ रहा हमसे पूछते रहिए, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। क्लासेस कैसी लग रही हैं जरूर कमेंट किया करिए दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। जल्दी ही मैं हिंदी भी खत्म कर दूंगी, और आपके इस तरीके से 8 के 8 विषय पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 4th सेमेस्टर के। आपका पेपर भी धीरे धीरे अब नजदीक आ रहा है दोस्तों, तो तैयारी करते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे बताते रहिए। जय दोस्तों।